हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले मेटलर्जी में हम लोगों ने 3 स्टेप कवर कर रखे हैं। फर्स्ट स्टेप आप सबको पता है, हम लोगों ने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकंड स्टेप हम लोगों ने जो कंप्लीट किया आप लोगों को सबको पता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। थर्ड स्टेप कंसंट्रेटेड ओर के हेल्प से हम लोगों ने मेटल का ऑक्साइड बनाया और मेटल के ऑक्साइड से हम लोगों ने मेटल ऑप्ट किया, जिसमें कैल्सिनेशन स्टेप, रोस्टिंग स्टेप एंड लास्ट में मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन स्टेप, जिसमें हम लोगों ने कार्बन यूज़ किया, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ किया या कुछ दूसरे उससे एक्टिव मेटल भी हम लोगों ने यूज़ किए, जिसमें एल्यूमिनियम, इन सब का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। अब हम स्पेशली फोर्थ स्टेप पर आते हैं, जहाँ पर देखा जाए हम लोग रिफाइनिंग स्टेप पर आते हैं या प्योरिफिकेशन स्टेप पर आते हैं। सिंपली मैं समझाना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना ही चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो आपके पास 6 स्टेप हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हैं और आप लोगों को इससे क्वेश्चन बोर्ड में अब 2 नंबर का बनता ही बनता है। इसलिए कितना आसान होगा कि अगर ये 6 स्टेप को अच्छे से समझ लिया जाए और अपने 2 मार्क्स कवर हो जाएं बोर्ड के अकॉर्डिंग। दूसरी बात और, जो हम लोग रिडक्शन स्टेप से मेटल ऑप्ट करेंगे वो मेटल प्योर नहीं होगा, उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, उसको हम लोग क्रूड मेटल का नाम देते हैं, इम्प्योर मेटल का नाम देते हैं। अब अलग अलग मेटल में अलग अलग इम्प्योरिटी के बेसिस पर, मेटल के नेचर के बेसिस पर हमें उसको प्योर करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। तो इसी स्टेप को हम लोग नाम लेके चलते हैं प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आप लोगों के सामने देखो, मैंने 6 स्टेप मेंशन कर रखे हैं: डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में 2 स्टेप आ जाएंगे, मॉन्ड प्रोसेस अलग है, वान अर्कल मेथड अलग है, और सबसे लास्ट में क्रोमेटोग्राफिक मेथड है। इनको आप लोगों को अच्छे से समझने की जरूरत है, स्पेशली देखा जाए तो। सबसे पहले देखा जाए हम डिस्टिलेशन स्टेप को लेके चलते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखा जाए, मैं सबसे पहले डिस्टिलेशन स्टेप की बात करूं। देखिए, डिस्टिलेशन स्टेप में है क्या, नाम ही क्लियर है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन मीन्स क्या होता है? इवोपरेशन प्लस कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन कुछ अलग नहीं है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है। यहाँ पर डिस्टिलेशन इज इक्वल टू इवोपरेशन प्लस कंडेंसेशन। इसके लिए हम डिस्टिलेशन वर्ड यूज करते हैं। अगर किसी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है तो डिस्टिलेशन टेक्निक अप्लाई हो सकती है। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट देखो यहाँ पर लोअर होना चाहिए स्पेशली। अब मेटल के बॉइलिंग पॉइंट लोअर के बेसिस पर देखा जाए, हमारे सामने जो एग्जाम्पल इसके बन सकते हैं, तो Zn बन सकता है और Hg बन सकता है। ये दोनों मेटल ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लोअर होता है। अब अगर मान लो जिंक को या मरकरी को हमें प्योर करना है, मरकरी पहले से ही लिक्विड है, आपको सबको पता है, तो लो बॉइलिंग मेटल के लिए हम लोग डिस्टिलेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इनको हीट करेंगे, हीट करने से ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इवोपरेशन हो जाएगा इनका, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद उस वेपर को हम कंडेंस कर लेंगे और कंडेंस करके फिर से हम प्योर मेटल ऑप्ट कर लेंगे और इम्प्योरिटी जो है वो कंटेनर में बच जाएगी। कितना सिंपल है। देखिए, मान लो यहाँ पर हमने इस कंटेनर में हमने इम्प्योर जिंक को ले रखा, सपोज कर लो, इसको हमने हीट करना शुरू किया। एक टाइम ऐसा क्योंकि जिंक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है या Hg मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो देखा जाए पहले क्या हुआ, इनका इवोपरेशन हुआ और वेपर को फिर हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके उसको कंडेंस कर देंगे। कंडेंस का मतलब होता है कि वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना, और कूल होने के बाद फिर से हमें सॉलिड मिल जाएगा। तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो देखा जाए चूंकि हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट की है, तो इम्प्योरिटी तो आपके कंटेनर में बच जाएगी। और हमारा प्योर मेटल देखा जाए ये इस कंटेनर से वेपर के फॉर्म में अलग हो जाएगा और फिर हम उसको कंडेंस करके अलग लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में अलग कर लेंगे। अब ये लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में जो हमारा कह सकते हो कि मेटल ऑप्ट हुआ है वो प्योर है, और यहाँ पर जो हमने लिया था ये इम्प्योर सिचुएशन थी। तो डिस्टिलेशन में इवोपरेशन प्लस कंडेंसेशन 2 टेक्निक में हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत आसान स्टेप है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सिंपली बस ध्यान रखना है, एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है कि लो बॉइलिंग मेटल के लिए ये टेक्निक हमारे लिए इफेक्टिव है। तो आप लोगों को लो बॉइलिंग मेटल को ध्यान में रख करके यहाँ पर एक काम करना है। इसके आगे देखो लिक्वेशन स्टेप है। अब यहाँ पर देखो लो बॉइलिंग के लिए तो हम डिस्टिलेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। लिक्वेशन स्टेप क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर लो
मेल्टिंग पॉइंट अगर हमारे किसी मेटल का है तो उस केस में हम लिक्वेशन टेक्निक का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो जो हमारा मेटल होगा वो लो मेल्टिंग पॉइंट का है और उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट की हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक देखो स्लोपिंग हर्थ यूज करते हैं। इसी तरह देखो स्लोप ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग एक रिवर्बेटरी फर्नेस लेते हैं और ये वाला हिस्सा देखा जाए यहाँ पर ये फर्नेस वाला हिस्सा है। यहाँ पर देखा जाए हीट करने के लिए हम लोगों ने हीटर लगा रखा है। इस वाले प्लेस पर देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, मेटल को ले लेते हैं और ये मेटल देखा जाए ये कैसा है, इम्प्योर है। स्पेशली देखा जाए इम्प्योर मेटल हम लोगों ने यहाँ पर ले रखा है, इम्प्योर मेटल ले रखा है। इसमें देखा जाए लेड को ले सकते हैं इस केस में, या इसी तरह से जो लो कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट वाले हमारे पास मेंबर हैं, स्पेशली लेड है, टिन है, बिस्मथ है। इसमें देखा जाए पीबी को ले सकते हैं, एसएन को ले सकते हैं, बीआई को ले सकते हैं। इन सबको हम एज एग्जाम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं लिक्वेशन टेक्निक में। अब आपको देखने से लग रहा है कि चूंकि यहाँ पर हमने इम्प्योर लेड सपोज कर लिया है और ये देखो हीटर है ये पूरा का पूरा। यहाँ पर जब हीटर होने के नाते यहाँ से देखो मेटल क्या होगा, धीरे धीरे एकदम जेंटल हीटिंग हम लोग करें क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इसका लोअर है। तो मेल्टिंग पॉइंट लोअर होने के नाते हमारा जो मेटल होगा वो देखिए मेल्ट होकर के यहाँ पर हमें प्योर मेटल देखा जाए कलेक्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर के यहाँ लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा और इम्प्योरिटीज जो है यहीं पर देखो इस अर्थ में यहाँ पर जो है बची रह जाएगी क्योंकि इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो इम्प्योरिटीज हाई मेल्टिंग पॉइंट की है और इसके अंदर जो हमारा मेटल है वह लो मेल्टिंग पॉइंट का है। तो पहली कंडीशन लिक्वेशन टेक्निक तभी अप्लाई होगी लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल के लिए। लेड, टिन, बिस्मथ ये सब इसके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। तो इम्प्योरिटी देखो यहाँ पर स्लोपिंग हर्थ के ऊपर बच जाएगी और हमारा यहाँ पर प्योर मेटल कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम इम्प्योर मेटल लेकर के इसको हीट करेंगे, जेंटल हीटिंग करेंगे, धीरे धीरे इसको हीट करेंगे। तो धीरे धीरे हीट करने से मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लोअर है इसलिए मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर के प्योर फॉर्म में यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और इम्प्योरिटीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर है, नॉन कह सकते हो लो टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होंगी, वो इसी पर देखा जाए यहाँ पर बच जाएंगी। तो ये हमारे पास सेकंड टेक्निक थी लिक्वेशन टेक्निक, बड़ी काम की टेक्निक है और आप लोगों को ये दोनों टेक्निक पता होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड टेक्निक हम लोग देखो यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम थर्ड नंबर पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अपना ये भी है, आप लोगों को अच्छे से समझना है। देखिए थर्ड नंबर जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है और आज के टाइम में देखा जाए ज़्यादातर हम लोग जो काफ़ी कह सकते हो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं इन सब के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर कॉपर, सिल्वर इन सब को ले सकते हैं, जेडएन को भी ले सकते हैं, स्पेशली देखा जाए एसएन को ले सकते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हम सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ करेंगे। कितना आसान है देखा जाए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। हमें जिस मेटल को प्योर करना होता है, ध्यान रखना, उस मेटल को हम क्या बनाते हैं, एनोड बना देते हैं। ध्यान रखना, जैसे मान लो ये इम्प्योर मेटल की हमने रॉड यूज कर दी, ये इम्प्योर मेटल है देखा जाए, यहाँ पर इम्प्योर मेटल की रॉड हमने ली है और ये एनोड है देखा जाए। एनोड आप समझ रहे हो, पॉजिटिव प्लेट से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है और इसी सेम मेटल की एक पतली सी स्ट्रिप हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। एक सेम मेटल की स्ट्रिप यहाँ पर देखा जाए, ये प्योर सेम मेटल यहाँ पर यूज करते हैं, प्योर मेटल, और इसका हम लोग कैथोड बना देते हैं, कैथोड का फॉर्मेशन कर देते हैं और पतली सी स्ट्रिप यूज कर देते हैं। इसको देखा जाए चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक हमें करना से प्रोसेस अप्लाई करना है, यहाँ पर हमने डीसी करंट अप्लाई कर दिया यहाँ पर, और सेम मेटल का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जिस मेटल को हमें प्योर करना है उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज करिए हमें कॉपर को प्योर करना है तो इम्प्योर कॉपर एनोड, पतली सी प्योर कॉपर की स्ट्रिप कैथोड और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, अगर हमें कॉपर को प्योर करना है। तो अगर हमें सिल्वर को प्योर करना है तो इम्प्योर सिल्वर का एनोड, एकदम थिक मोटी सी एनोड की हमने कह सकते हो कि प्लेट लगा दी, पतली सी एक यहाँ पर कैथोड हमने प्योर एल्यूमिनियम प्योर सिल्वर की ले ली और AgNO3 का सोल्यूशन इसमें सेलेक्ट कर लिया। अगर हमें जिंक लेना है तो इम्प्योर जिंक देखा जाए एनोड बना देंगे और प्योर जिंक की पतली सी स्ट्रिप यहाँ पर कैथोड बना देंगे, ZnSO4 का सोल्यूशन लेंगे। मेरे कहने का मतलब कि जिस मेटल को हमें प्योर करना है
उस मेटल का इम्प्योर वाला रॉड एनोड का काम करेगा, प्योर एक पतली सी स्ट्रिप सेम मेटल की कैथोड यूज करेंगे, और यहाँ पर उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट को यूज करेंगे जिस मेटल को हमें प्योर करना है। तो सपोज करो अगर हम एक एग्जांपल लेके चले कॉपर का, यहाँ पर देखो ये दोनों कॉपर के हैं स्पेशली, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट किसका लेके चलेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन देखो स्पेशली हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये देखिए Cu++ में कन्वर्ट हो जाएगा और SO4 माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल मैं कॉपर सल्फेट का ले रहा हूँ क्योंकि ये देखा जाए एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, कोई भी सेलेक्ट किया जा सकता है। अब क्या होगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो हमारे सोल्यूशन में देखो Cu++ है जो कि कॉपर सल्फेट से क्रिएट हुआ है, ये देखा जाए इस पतले वाले रॉड पर जाएगा। तो एट कैथोड, कैथोड जो नेगेटिव चार्ज है इस पे देखो हमारा पॉजिटिव आयन जो कि कॉपर सल्फेट से मिला है, इलेक्ट्रोलाइट से जो पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, और जो हमारा ये एनो कैथोड है ये देखो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके देखिए ये न्यूट्रल हो जाएगा और इसी पतले वाले प्लेट के ऊपर देखा जाए प्योर मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कैथोड रिएक्शन तो ये होगा। और एट एनोड, ध्यान रखना एनोड जो कि पॉजिटिव है और कॉपर की बनी है, यहाँ पर जो कॉपर हमारा सॉलिड है सेम अमाउंट में देखो Cu++ बन के सोल्यूशन में आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर छोड़ देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सोल्यूशन का Cu++ है ये देखो ये आपके कैथोड पर जो आपने प्योर मेटल की लगा रखी है इस पर जा करके न्यूट्रल होगा और डिपॉजिट हो जाएगा, और उतने ही रेशियो में हमारा कॉपर यानी मेटल Cu++ बन करके सोल्यूशन में आएगा। तो कॉन्स्टेंटली हो क्या रहा है, क्योंकि इस पतली से स्ट्रिप के ऊपर देखो मेटल जाके डिपॉजिट होता जा रहा है, तो टाइम के साथ ये देखो थिकर होती चली जाएगी। और ये जो हमारे पास इम्प्योर एनोड मैंने लगा रखा है इसमें से देखा जाए मेटल धीरे धीरे मेटल का कैटायन बन करके सोल्यूशन में आ रहा है, तो ये धीरे धीरे थिन होती चली जाएगी। और इसके नीचे जो इम्प्योरिटीज इसके अंदर हैं वो देखा जाए ये एनोड मड के फॉर्म में, जिसको हम नाम देते हैं एनोड मड का नाम देते हैं, एनोड मड के फॉर्म में ये नीचे देखो कलेक्ट हो जाएंगी। ये एक सिंपल सा स्टेप है स्पेशली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, बिल्कुल आसान स्टेप है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं समझना है। करना क्या है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कॉपर, सिल्वर, जिंक, Sn इन सब का एग्जाम्पल लेना है। जिस मेटल को प्योर करना है उसका इम्प्योर मेटल का एक थिक रॉड एनोड बना देंगे, उसी सेम मेटल की एक पतली सी स्ट्रिप कैथोड का लेंगे, प्योर मेटल की लेंगे, और उसी सेम मेटल का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हम उसका एक्वस फेज इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर करंट पास करने से सोल्यूशन से जो हमारा कैटायन है इलेक्ट्रोलाइट से जो बना हुआ है इस पतली वाले स्ट्रिप पे जा करके वहाँ न्यूट्रल होकर के डिपॉजिट होता जाएगा टाइम के साथ, और एनोड से मेटल मेटल आयन बन करके सोल्यूशन में कॉन्स्टेंटली उसी रेशियो में मेटल के इस सोल्यूशन के अंदर आता जाएगा, और इम्प्योरिटी जो रहेंगी वह एनोड मड के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगी। टाइम के साथ कैथोड हमारा थिकर होता जाएगा, एनोड थिन होता जाएगा, और एक टाइम के बाद जब कैथोड हमारा काफ़ी थिक हो जाएगा, एनोड काफ़ी थिन हो जाएगा, तो फिर से इनको चेंज कर देंगे। तो ये हमारे सामने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की सबसे आसान टेक्निक है। कॉमर्शियली ज़्यादातर केस में आज के टाइम में हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर इनमें से किसी मेटल को हमें प्योर करना होता है तो। अभी आप लोग इसका ध्यान रखना, ये हमारा थर्ड स्टेप देखो कंप्लीट हुआ। अब हम इसके आगे फोर्थ स्टेप पर आते हैं, जोन रिफाइनिंग। ये भी हमारे लिए देखा जाए काफ़ी काम का पॉइंट है, नाम ही है जोन रिफाइनिंग। देखो इससे हम अल्ट्रा प्योर मेटल ऑप्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हमें मेटल हाई प्योरिटी का चाहिए होता है, स्पेशली सेमीकंडक्टर एनोड्स बनाने के लिए हमें काफ़ी हाई प्योर मेटल की नीड होती है, तो ऐसे केस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस केस में हमें देखा जाए जोन रिफाइनिंग की नीड होती है। जैसे मान लो हमें बोरान को प्योर करना है, जर्मेनियम को प्योर करना है, ये सब जिनसे हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, बोरान, जर्मेनियम, गैलियम, इन सब को अगर हमें प्योर करना है तो इसके लिए हम जोन रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं। जोन रिफाइनिंग देखो बहुत आसान सा स्टेप है, और आप लोगों को इतना ध्यान से समझने की जरूरत यहाँ पर ये है, स्पेशली नाम ही जोन रिफाइनिंग। ये देखा जाए स्पेशली कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि जो इम्प्योरिटीज होती है ये मोर सॉल्युबल है, किसमें, मोल्टेन स्टेट में, देन इन
सॉलिड स्टेट। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा जोन रिफाइनिंग वर्क करता है। इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टेन फॉर्म देन इन सॉलिड फॉर्म। इसी सेम कॉन्सेप्ट पर हमारे जोन रिफाइनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह देखो एक पूरा एक अरेंजमेंट बना देते हैं, यहाँ पर देखा जाए, और इसी में जिस मेटल को हमें प्योर करना है उस मेटल का देखो रॉड यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो दोनों साइड में मूविंग कॉयल रखा हुआ है, ये मूविंग कॉयल रखा हुआ है, ये देखा जाए ये यानी हीटर है जो कि मूव करता है धीरे धीरे टाइम के साथ। अब यहाँ पर देखो इनर्ट एटमॉस्फेयर हम लोग यूज कर देते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर इनको यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए धीरे धीरे जब यहाँ पर हम हीटर को हीट करते हैं तो हमारा जो मेटल है ये देखा जाए मेल्ट होता है, और जब मेटल मेल्ट होगा तो धीरे धीरे इस हीटर को हम लोग आगे खिसकाते हैं। जब धीरे धीरे आगे खिसका रहे होते हैं तो इस साइड में मेटल देखो मेल्ट होने के बाद सॉलिड बनने लगता है, और इसके आगे देखा जाए लिक्विड फेज में रहता है, मतलब मोल्टेन स्टेज में रहता है। और इम्प्योरिटी की कंडीशन क्या होती है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टेन स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट। उसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करेगा। तो जैसे ही इस साइड में मेटल हमारा सॉलिड होने लगेगा मेल्ट होने के बाद, और उसके जस्ट बगल में मोल्टेन स्टेज है, तो इम्प्योरिटीज सॉलिड से मोल्टेन स्टेज में खिसक जाएंगी। तो रिजल्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखा जाए ये हमारे सामने प्योर मेटल मिल गया, ये देखा जाए इसका मोल्टेन फॉर्म स्पेशली यहाँ पर है, और ये इम्प्योर मेटल है स्पेशली देखा जाए यहाँ पर इम्प्योर मेटल। तो धीरे धीरे इम्प्योरिटीज एक साइड में कलेक्ट हो जाएंगी, और फिर जब हमें अल्ट्रा प्योर मेटल मिल जाएगा तो हम इसको मेटल को कट करके प्योर मेटल को अलग कर लेंगे। तो ये जो हमारे सामने सिंपल स्टेप है, काफ़ी ज़्यादा जोन रिफाइनिंग पर क्वेश्चन बनते हैं। अल्ट्रा प्योर मेटल स्पेशली सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जर्मेनियम, हमारा बोरॉन, गैलियम, इन सब को हम लोग यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में। कर क्या रहे हैं, पूरा अरेंजमेंट आपके सामने है। ये मूविंग देखो इंडक्शन कॉयल है, हीटर है एक तरह से जो मूव कर सकता है टाइम के साथ। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखो एक मेटल की रॉड रख रखी है, धीरे धीरे मेटल की रॉड को यहाँ से हम हीट करना शुरू करेंगे। इस पॉइंट से इस मूविंग कॉयल को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि मेटल का रॉड हमारा यहाँ पर हीट हो। अब धीरे धीरे मेटल इस कॉयल को हम आगे खिसकाएंगे, धीरे धीरे आगे खिसकाने के बाद क्या होगा, हमारा जब यहाँ से देखो हीट करना इसको, इस पार्ट को बंद करेंगे तो धीरे धीरे सॉलिड बनने लगेगा, और इसके जस्ट बगल में देखो मोल्टेन स्टेज है। तो जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं ये सॉलिड से शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच जाएंगी, मोल्टेन स्टेज में पहुँच जाएंगी। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज को एक साइड में खिसका देंगे और हमारा प्योर मेटल एक साइड में हो जाएगा। तो फिर इसको हम बीच में से कट कर देंगे तो प्योर मेटल हमारा अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटीज एक साइड में और कलेक्ट हो जाएंगी। तो ये तो हमारा सिंपल सा स्टेप रहा जोन रिफाइनिंग, और आप लोगों को इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। जोन रिफाइनिंग बिल्कुल एक ईजी पार्ट है और आप लोगों को बिल्कुल ईजी तरीके से आना चाहिए, इसमें कुछ और नहीं है। क्वेश्चंस खूब बनते हैं, एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना। और इसका जो प्रिंसिपल्स है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट देन सॉलिड स्टेट, वो आपको किसी कीमत पर याद रखना है, भूलना ही नहीं आप लोगों को। इसके आगे देखा जाए वेपर फेज रिफाइनिंग, ये भी देखा जाए बड़ा अच्छा सा स्टेप है। इसमें देखो हम लोग करते क्या हैं, इसमें कुछ ऐसे हम टेक्निक अप्लाई करते हैं जिससे हमारा जो इम्प्योर मेटल होता है उसमें से मेटल वाला पार्ट वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होकर के अलग हो जाता है, और इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो हमारे उस कंटेनर में बच जाती हैं। और फिर उस वोलेटाइल कंपाउंड को और हाई टेम्परेचर दे करके हम उसको फिर से प्योर मेटल अलग कर लेते हैं और उस एलिमेंट को अलग कर लेते हैं। तो वेपर फेज रिफाइनिंग देखो नाम से क्लियर है कि वेपर फॉर्म में, यहाँ पर देखो वेपर फेज में हमारा पूरा प्रोसेस अप्लाई करना है। इसमें देखो सबसे पहले हम मॉन्ड प्रोसेस को लें। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो निकेल है। निकेल को अगर आपसे कभी कहा जाए निकेल को प्योर करने के लिए तो आपको पता चले मॉन्ड प्रोसेस, ये ध्यान रखना है आपको कि निकेल के प्योरिफिकेशन के लिए हमें मॉन्ड प्रोसेस टेक्निक को अप्लाई करना है। और आप लोगों को किसी कीमत पर देखा जाए ये चीज़ आनी चाहिए। मेरे कहने का पर्पज़ इसलिए ये, यहाँ पर देखो सबसे आसान तरीका है कि जो हमने निकेल ले रखा है ये देखा जाए इम्प्योर है, इसको क्या करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम हीट करेंगे।
और कार्बन मोनोऑक्साइड को हीट करेंगे। इसके लिए हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है यहाँ पर 330 टू 350 केल्विन। तो ये जो हमारा निकिल है देखा जाए Na निकिल टेट्रा कार्बोनिल का फॉर्मेशन कर लेगा, NiCO4 इसका देखो फॉर्मेशन कर देगा। निकिल कार्बोनिल या निकिल टेट्रा कार्बोनिल हम इसका नाम देते हैं। तो हमारे पास जो इम्प्योर मेटल था निकिल, इसने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके निकिल टेट्रा कार्बोनिल या निकिल कार्बन का फॉर्मेशन कर लिया और इम्प्योरिटी यहीं पर बच जाएंगी और हमारा मेटल वोलेटाइल पार्ट में कन्वर्ट होकर देखो आगे निकल गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा वोलेटाइल मेटल निकिल कार्बोनिल बना हुआ है इसको और हाई टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखा जाए 450 टू 470 केल्विन, इसको मोर टेम्परेचर देते हैं। इतने हाई टेम्परेचर पर देखो निकिल अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। अब ये जो निकिल मिला है ये कैसा है हमारे सामने, प्योर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इम्प्योर मेटल को किसी सुटेबल का सकते हैं रिएजेंट का सिलेक्शन करके हमने वोलेटाइल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया और वोलेटाइल प्रोडक्ट को और हाई टेम्परेचर दे करके हमने प्योर मेटल अलग कर लिया और उसमें जो हमारा रिएजेंट था उसको देखो हमने अलग कर लिया। इम्प्योरिटी यहीं पर देखो बच जाएंगी। तो जो हमारे सामने प्रोसेस है यही प्रोसेस हमारा बॉन्ड प्रोसेस है और आप लोगों को सबको अच्छे से समझने की जरूरत है। काफ़ी पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाए निकिल की रिफाइनिंग के लिए तो आपको तुरंत आना चाहिए कि बॉन्ड प्रोसेस। बॉन्ड प्रोसेस क्या है, निकिल की रिफाइनिंग के लिए यूज होने वाला एक स्पेसिफिक मेथड है। और वेपर फेज क्यों नाम दिया गया, क्योंकि हमने इम्प्योर मेटल को पहले वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया, मतलब वेपर फेज में कन्वर्ट कर लिया और वेपर फेज में कन्वर्ट करने के बाद और हाई टेम्परेचर दे करके हमने मेटल अलग कर लिया और एजेंट को अलग कर लिया। तो अब ये जो मेटल हमें मिला है ये प्योर मेटल है। यहाँ पर कैसा था, इम्प्योर। तो ये तो हमारे पास टेक्निक रही सिंपली प्यूरिफिकेशन की। तो बॉन्ड प्रोसेस ध्यान रखना एक हमने कंप्लीट कर लिया और इसी में देखा जाए वेपर फेज रिफाइनिंग में ही हमारे पास वान अर्कल मेथड है। ये भी बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। जर्कोनियम और टाइटेनियम के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग वान अर्कल मेथड को यूज करते हैं। ये भी देखा जाए वेपर फेज रिफाइनिंग ही है, बस इसमें ध्यान देना है अपने को। यहाँ पर इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, वान अर्कल मेथड में टाइटेनियम देखो ले लेते हैं। टाइटेनियम ये इम्प्योर है टाइटेनियम। यहाँ पर इसको साथ देखो आयोडीन के साथ हम ट्रीट करा देते हैं और आयोडीन के साथ ट्रीट कराने से इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है आयोडीन के साथ 523 केल्विन। यहाँ पर देखिए इस वाले केस में TiI4। अब हमारा ये वोलेटाइल प्रोडक्ट देखो यहाँ पर बन गया स्पेशली और अब इस वोलेटाइल प्रोडक्ट को और हाई टेम्परेचर हम दे करके स्पेशली और हाई टेम्परेचर इसका देखा जाए 1700 केल्विन है। अब यहाँ पर देखो टाइटेनियम अलग और आयोडीन अलग। अब यहाँ पर देखो टाइटेनियम तो इम्प्योर था, अब ये टाइटेनियम कैसा है, प्योर है। तो ये वेपर फेज रिफाइनिंग तो है, लेकिन वेपर फेज रिफाइनिंग में स्पेशली हम वान अर्कल मेथड जो हम नाम लेते हैं। वेपर फेज क्यों है, क्योंकि इम्प्योर हमारे पास जो मेटल था इस मेटल को देखो पहले हमने वोलेटाइल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, वेपर फेज में कन्वर्ट कर लिया और फिर इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके प्योर मेटल अलग कर लिया और हमने दूसरे एजेंट को अलग कर लिया। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी तरह देखा जिसका एक मेथड और हमारे सामने है जर्कोनियम। यहाँ पर देखा जाए ZR जर्कोनियम, ये इम्प्योर है देखा जाए जर्कोनियम और इसको हम लोग क्या करते हैं आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं और यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है 870 केल्विन पर देखा जाए। तो जर्कोनियम आयोडीन के साथ मिल करके ZRI4 एक वोलेटाइल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा देखा जाए। इम्प्योरिटी यहीं पे बच जाएंगी और मेटल वोलेटाइल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और अब इसके लिए देखा जाए एक और हाई टेम्परेचर इसके लिए हम लोग देते हैं यहाँ पर 2075 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पर हम जिस प्रोडक्ट को हीट करेंगे तो जर्कोनियम अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। अब जो जर्कोनियम हमें मिला है ये प्योर जर्कोनियम हमारे सामने है। तो आप लोगों को ध्यान देना है ये जो हमारे सामने टेक्निक है ये स्पेशली वेपर फेज रिफाइनिंग का वान अर्कल मेथड है, जिससे हम टाइटेनियम और जर्कोनियम इन दोनों को प्योर करते हैं। तो कभी आपसे टाइटेनियम या जर्कोनियम के प्यूरिफिकेशन पर क्वेश्चन बने तुरंत आपके दिमाग में वान अर्कल मेथड आना चाहिए। क्या करना है, बिल्कुल सिंपल स्टेप लेना है। देखा जाए यहाँ पर पहले इम्प्योर मेटल को
कोई सेलेक्टिव रिएजेंट सेलेक्ट करके स्पेशल टेम्परेचर पर इसको पहले वोलेटाइल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हाई टेम्परेचर क्रिएट करके मेटल को अलग कर लेंगे प्योर फॉर्म में और उस रिएजेंट को अलग कर लेंगे। यहाँ पर हमने आयोडीन सेलेक्ट कर रखा है, जर्कोनियम में भी वही लिया, आयोडीन के साथ 870 पर हीट कर दिया, ZrI4 एक वोलेटाइल प्रोडक्ट बन गया। वोलेटाइल का मतलब वेपर फेज में प्रोडक्ट बना हुआ है और फिर इसको 2075 केल्विन पर हीट करने से जर्कोनियम अलग, आयोडीन अलग। लेकिन अब ये जर्कोनियम जो बनेगा ये प्योर रहेगा। ये तो हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग कंप्लीट हुआ। बॉन्ड प्रोसेस निकेल के लिए और हमारा वॉन अर्कल मेथड यहाँ टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब सबसे लास्ट में देखा जाए हमारा क्रोमेटोग्राफिक मेथड है जो कि एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। बड़ा सिंपल सा स्टेप है, आप लोगों को ध्यान देना। आज के टाइम में सबसे प्योर फॉर्म में कह सकते किसी भी मेटल को सेपरेट करने के लिए, रिफाइन करने के लिए हम लोग आज के टाइम में इसी मेथड को यूज कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राफिक मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और पूरी तरह से देखा जाए एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। ये एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है कि जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं किसी सुटेबल एडजॉर्बेंट में अलग अलग लेवल पर एडजॉर्ब होते हैं, उसी पर देखा जाए हमारा ये टेक्निक बेस्ड है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो एक जैसे ब्यूरेट लाइक एक अरेंजमेंट, ब्यूरेट लाइक एक ऑपरेटर्स लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए आज के टाइम में इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज इसी का हो रहा है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड का। और इसके अंदर हम लोग एक एडजॉर्बेंट भर देते हैं। आपको पता है एडजॉर्बेंट स्टेशनरी होते हैं जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादातर ये सॉलिड होते हैं। यहाँ पर देखो एडजॉर्बेंट हम लोग लेते हैं, एडजॉर्बेंट भर देते हैं। यहाँ पर देखा जाए SiO2, Al2O3, MgO, कोई भी ऐसा रिएजेंट हम यहाँ पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस ले सकते हैं जो सरफेस प्रोवाइड करेंगे, मतलब एडजॉर्ब होने के लिए सरफेस देंगे। तो एडजॉर्बेंट हमने भर दिया। ये स्टेशनरी फेज है, ध्यान रखना। और जिसको हमें प्योर करना होता है, मान लो कि यहाँ पर हमारा मेटल है, इसके अंदर इम्प्योरिटी मिली हुई है, मतलब इम्प्योर मेटल है, ऐसे हमें प्योर करना है। तो हम इसको पहले लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, मोल्टेन फॉर्म बनाएंगे या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखना, तो ये लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट का जो हमारा फॉर्म है ये मोबाइल स्टेज है। और ये जो हमारे पास लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट कर देंगे इसको, फिर इसको देखो यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें, क्योंकि पता है कि मोबाइल स्टेज है तो मूव करेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मान लो मेटल है, मेटल में इम्प्योरिटीज हैं, धीरे धीरे हमारा एक कंपोनेंट देखो आगे खिसकेगा, इस पूरे एडजॉर्बेंट में आगे जाएगा। अब सपोज करो मेटल जो है हाईली एडजॉर्ब है, तो सबसे पहले ऊपर देखो मेटल एडजॉर्ब हो जाएगा और इम्प्योरिटीज लेस एडजॉर्ब होंगी तो आकर के देखो नीचे एडजॉर्ब हो जाएंगे अलग अलग लेयर पर। मान लो दो इम्प्योरिटीज हैं तो दो अलग अलग बैंड में देखो यहाँ पर एडजॉर्ब हो जाएंगी। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो एडजॉर्बेंट है, देखो यहाँ तीन एग्जाम्पल मैंने लिया, लेकिन इसमें से कोई एक ले सकते हैं या दो ले सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या, उसके हिसाब से हम लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को लिक्विड फेज में, मोल्टेन स्टेज में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करके इम्प्योर पार्ट को इसमें देखो पुअर कर दो, इसमें डाल देंगे। ये मोबाइल स्टेज होती है और ये एडजॉर्बेंट जो होता है स्टेशनरी स्टेज होती है। अब इसमें से जो कंपोनेंट हाईली एडजॉर्ब होगा वो सबसे ऊपर देखो एडजॉर्ब हो जाएगा, और जो कंपोनेंट उसके रिस्पेक्ट में कम जिसकी एडजॉर्बिंग कैपेसिटी होगी उसके बाद एडजॉर्ब होगा, जिसकी सबसे कम होगी सबसे लास्ट में एडजॉर्ब होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इन पूरे सिस्टम को एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो एडजॉर्बेंट देखो था, इसके सरफेस पर हमारा मेटल एडजॉर्ब हो चुका है। देखा जाए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा मेटल एडजॉर्ब हुआ था, तो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर हमारा मेटल एडजॉर्ब हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए फिर हम लोग क्या करते हैं, सुटेबल सॉल्वेंट यूज करके हम लोग मेटल को अलग कर लेते हैं और एडजॉर्बेंट हमारा अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्रोमेटोग्राफिक मेथड आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है और हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। फिर एक बार समझिए, हमने एक ब्यूरेट लाइक अरेंजमेंट पूरा लिया है, इसमें हमने एडजॉर्बेंट भर दिया है जो कि स्टेशनरी फेज है। मेटल जिसको हमें प्योर करना है, इम्प्योर मेटल या इम्प्योर एलिमेंट जिससे हमें प्योर करना है, इसको लिक्विड फेज में या इसको हम गैसेस फेज में हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा पूरा सिस्टम देखा जाए ये मूविंग फेज, लिक्विड फेज या गैसेस फेज मूव करेगा। मूव करने के बाद जो इसमें कंपोनेंट हाईली एडजॉर्ब होगा ऊपर सबसे एडजॉर्ब हो जाएगा,
जिसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होगी उसके बाद एब्जॉर्ब होगी, जिसकी सबसे कम होगी सबसे नीचे एब्जॉर्ब होगा। फिर इनको हम बाहर निकाल लेंगे। अब एब्जॉर्बेंट के ऊपर देखो हमारा सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो चुका है। सपोज कर लीजिए कि ऊपर वाला कंपोनेंट मेटल का है, कि मेटल हाईली एब्जॉर्ब है सपोज कर लीजिए, तो इस कंपोनेंट में फिर हम क्या करेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट यूज करेंगे और सुटेबल सॉल्वेंट यूज करके मेटल को अलग कर लेंगे और सॉल्वेंट हमारा जो सब ये हमारा एब्जॉर्बेंट है वो फ्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक टेक्निक है क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जिससे हम आज के टाइम में मॉडर्न मेथड है और लार्ज स्केल पर इसको इंडस्ट्रीज ऑनवर्ड्स में हम यूज करते हैं। अब अपना ये प्योरीफिकेशन स्टेप कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अच्छे से समझना, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझना, वीडियोज अच्छे से देखना। कोई किसी बच्चे को डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू।